हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? जल्दी से बताइएगा कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे। और मेहनत करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गाइस, आज मैं आप पढ़ाई से रिलेटेड एक डायलॉग या शेर मान सकते हैं, उसको सुनाना चाहता हूँ। देखो, जिंदगी भर कोसता रहा परिस्थिति को, जिंदगी भर कोसता रहा परिस्थिति को, लेकिन जिस दिन मन स्थिति बदली उस दिन परिस्थिति बदल गई। ठीक है? तो गाइस, जिस दिन आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा जाओगे तो आपका जो पढ़ाई का लेवल है ना, वो स्मूथ वे में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? आपको पढ़ाई में मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? शर्त क्या है कि आपको पढ़ना है, कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि कुछ भी चीज जो होती है वो कंसेप्ट से रिलेटेड होती है। जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। पढ़ने की आदत डालो, डालनी है, डालनी पड़ेगी। ठीक है? कुछ करना है तो, कुछ बनना है तो, अदरवाइज देखो, कोई किसी को फोर्स करने से नहीं पढ़ सकता। जब तक उसके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं निकलने वाला, नहीं उसके समझ में आने वाला, इतना वो कुछ भी नहीं करने वाला होगा। ठीक है? तो गाइज, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है? और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर के आता हूँ, नए नए ट्रिक्स के साथ, नए नए कंसेप्ट के साथ अपने वीडियो आप लोगों को शेयर करता हूँ। ठीक है? तो आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है? डोंट विदाउट स्किप, क्योंकि मैं बहुत ही स्मूथ वे में पढ़ाता हूँ। ठीक है? यदि आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है? तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, लेकर के बात होती रहेगी बाद में। देखो गाइज, हमने स्टार्ट किया होता आपका एलएसएम। एलएसएम का एक वीडियो लेक्चर बन गया है मेरा। ठीक है? एलएसएम, जिसने मेरा एलएसएम का प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले वो मेरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि वो एक लेक्चर नहीं है, वो पढ़ाई का निचोड़ है। ठीक है? यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, इसको बाद में देखिएगा। ठीक है? क्योंकि गाइज, कुछ भी चीजों कंसेप्ट से रिलेटेड होती है, उसमें कंसेप्ट भर भर के भर दिया है मैंने। ठीक है? भर भर के क्लियर कर दिया है। ठीक है? तो सबसे पहले मेरा वो वीडियो लेक्चर देखिएगा, फिर आज हम स्टार्ट करते हैं एलएसएम में डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है? एलएसएम में स्टार्ट करते हैं डबली हाँ हाँ, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम भी करा दिया है। ठीक है? आज हम कराने वाले हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होता है? देखो, मैंने सिंगली और डबली के बारे में आपको बताया था। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होता है बहुत से लोगों को नहीं पता है, मैं बार बार बताता हूँ। ठीक है? क्या होता है, जल्दी से बताइए। देखो, क्या होता है सिंगली, जब मैं अपनी जो बार्स होती हैं, स्टील की बार्स जो होती हैं, जब मैं टेंशन एरिया में प्रोवाइड करता हूँ, जब मैं टेंशन एरिया में प्रोवाइड करता हूं तो उसको मैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बोलता हूं। और जब मैं टेंशन और कंप्रेशन दोनों एरिया में प्रोवाइड करता हूं तो उसको मैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम बोलता हूं। समझ में आया? तो बात करते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में। आई हैव लेटेस्ट टैग, मैं लेकर चलता हूं एक क्रॉस सेक्शन। मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर बीम का। ठीक है? जिसकी विड्थ क्या है, स्मॉल बी है। क्लियर? और यहाँ पे मैंने ये टेंशन एरिया है, टेंशन एरिया है। ठीक है? और ये कंप्रेशन एरिया है, जोन पे बोलते हैं इसको। ठीक है? ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई है। यहां तक कोई इश्यू नहीं है। इसको मैं बोलता हूं AST, इसको मैं बोलता हूं ASC। और यहां से यहां तक की जो डेप्थ होती है सेंटर तक की, उसको मैं इफेक्टिव डेप्थ बोलता हूं। ठीक है? तो देखो गाइस, सबसे पहले मैंने आपका एक स्ट्रेन डायग्राम बनाया था। कल मैंने स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसे बनाया था। ठीक है? स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसे बना था ना, यहां तक बना था। और उसमें क्या था, वो सिंगली के लिए बना था। डबली के लिए क्या होगा, एक लाइन और खींच जाएगी इसके सेंटर से। ये डबली के लिए बन गया है, ये डबली के लिए तैयार हो गया है। ठीक है? कोई मुझे बताएगा कि कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है? कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, कल बताया था मैंने। हाँ, 0.0035। और स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है? स्टील में होता है 0.002।
प्लस 0.87 अपॉन ES। ठीक है, नहीं भूलना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज कभी भूली नहीं जाती। ठीक है गाइस, और ये क्या था, ये क्या है नया, ये क्या आ गया, यही तो है, इसको बोलते हैं ESC। ESC, अब ये क्या नया क्या आ गया, ESC क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है ESC कभी। देखो अभी बताता हूँ ESC क्या है। आपका स्ट्रेस डायग्राम और बनाइएगा, इसका स्ट्रेस डायग्राम और बना लीजिए। यहां तक का क्या होगा, रेक्टेंगुलर, ये पैराबोला होगा, ये कराया था कल। ठीक है, 0.45 FC के। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रेस होगी वो FSC होगी। स्ट्रेस क्या होगी इसमें, FSC होगी। ठीक है, हाँ, कंप्रेशन स्टील स्ट्रेस कितनी होगी, FSC होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं, हाँ, ये क्या है आपका, ये है आपका स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम, ये है आपका स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, ये स्ट्रेस डायग्राम है और ये स्ट्रेन डायग्राम है। देखो जब मैं स्ट्रेन डायग्राम की बात कर रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेन डायग्राम की, तो इसमें आ रहा है ESC। ESC क्या है, जो मैंने कंप्रेसिव एरिया में जो बार्स प्रोवाइड किया हुआ है उसमें कितनी स्ट्रेन डेवलप होगी, उसमें भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगी ना, तो वो उसको बोलते हैं ESC, यानी कि स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील। फिर बात करता हूं स्ट्रेस डायग्राम की। स्ट्रेस डायग्राम में क्या होगा, इसमें आता है FSC, उसमें स्ट्रेन डेवलप हुई तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, स्ट्रेस इन कंपैरिजन स्टील, समझ में आ गया। ESC और FSC क्या है, क्लियर। देखो हाँ, ये बना लीजिए आप, बना लीजिए आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एक कंपैरिजन होता है इसमें, हाँ, ये XU मान लीजिए इसको, यहां से यहां तक XU, न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस क्या होगी, XU होगी। देखो एक प्रॉपर्टी लगाइए आप, एक प्रॉपर्टी लगाइए, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट अपॉन XU इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेन, वो मैक्सिमम यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील अपॉन दिस डिस्टेंस। ये प्रॉपर्टी लगाइए सबसे पहले, आपको लगाना है 0.0035 अपॉन XU, फिर ESC अपॉन XU माइनस D डैश। ये कितना होगा, ये कवर हो जाएगा, D डैश कवर में जूम कर लीजिए, XU माइनस D डैश आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप ESC निकाल सकते हैं। ESC कितना निकलेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये आ जाएगा 0.0035 1 माइनस D डैश अपॉन XU, ये आएगा। कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी लगानी है ट्रायंगल की, समरूप ट्रायंगल बनने हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट अपॉन XU, स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील अपॉन XU माइनस D डैश, दोनों का रेशो इक्वल करना है, और यहाँ से आपको ESC की वैल्यू निकालनी है। जस्ट सिंपल है, कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिया, आगे चले। देखो भाई आगे चलते हैं, हमने ESC निकाल लिया है, बात करते हैं टेंसाइल फोर्स की। टेंसाइल फोर्स कितना होता है, 0.87 FY इंटू AST। ये तो पता ही आपको कितना होता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। टेंसाइल फोर्स स्टील में होता है। ठीक है, बात आती है टोटल कंप्रेसिव फोर्स की। टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, कैपिटल C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, C1 क्या है, C1 क्या है आपका, C1 है जो कंक्रीट का जो ब्लॉक था, कंप्रेशन एरिया था, उसका कंप्रेसिव फोर्स की इंटेंसिटी। C2 क्या है आपका, जो कंप्रेशन एरिया में जो बार प्रोवाइड किया गया है उसकी इंटेंसिटी, C1 और C2।
ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया था C1 कितना था 0.036 FCK B इंटू XU, और C2 की वैल्यू कितनी आएगी निकल करके, C2 की वैल्यू याद रख लीजिएगा FSC इंटू ASC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC। यहाँ से ASC कॉमन भी ले सकते हैं तो ये आ जाएगा FSC माइनस 0.45 FCK, ये C2 की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया। और गाइस जब आपको C1 भी पता चल गया है और C2 भी पता चल गया है तो आप टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए इनको, ठीक है। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.36 FCK B इंटू XU प्लस ASC FSC माइनस 0.45 FCK, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने पास कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ सकता है, ठीक है, बाद में समझ में नहीं आने वाला नहीं तो। FSC क्या है, ESC क्या है, ठीक है, ये सब अभी क्लियर कर लेना है आपको। टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकल गया है, ठीक है। अब बात आती है स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स को टोटल टेंसाइल फोर्स के इक्वल रखते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स को टोटल टेंसाइल फोर्स के इक्वल रखते हैं, ठीक है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना है, C इक्वल टू ये रहा, टोटल टेंसाइल फोर्स कितना है ये रहा, दोनों को इक्वल रखिए, दोनों को इक्वल रखिए, दोनों को इक्वल रखिएगा। देखो C इक्वल टू टी करना है, C कितना था 0.36 FCK B इंटू XU प्लस ASC FSC माइनस 0.45 FCK इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। यहाँ से आप XU की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST माइनस ASC FSC माइनस 0.45 FCK अपॉन 0.36 FCK इंटू B इक्वल टू XU। तो भाई हमने निकाल लिया है XU, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। XU इक्वल टू आया 0.87 FY AST माइनस ASC इंटू FSC माइनस 0.45 FCK अपॉन 0.36 FCK इंटू B। यहाँ से आप क्या करिएगा XU की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है आपका, देखो XU फाइंड आउट कर लोगे आप। XU फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर XU लिमिट निकालना है। XU लिमिट मैंने बताया था, जैसे आपका स्टील का ग्रेड होगा, जैसे Fe 250 होगा, Fe 415 होगा, Fe 500 होगा, तो उसके लिए XU की जो लिमिट की वैल्यू होगी वो अलग अलग होती है, 0.53D, 0.48D, 0.46D, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप XU लिमिट निकाल लीजिएगा। और जब आप XU लिमिट निकाल लोगे फिर आपको कंपेरिजन करना है कि बैलेंस सेक्शन है, अंडर सेक्शन है, फिर ओवर सेक्शन है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मोमेंट का फॉर्मूला लगाना है। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, MR इज इक्वल टू, मैंने बताया था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है कंप्रेसिव टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स कितना था, सबसे पहले कितना था कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK B इंटू XU, ये है आपका कंप्रेसिव फोर्स। इसकी लीवर आर्म कितनी होगी D माइनस 0.42 XU, ठीक है। ये सिंगली के लिए भी है, यहाँ तक सिंगली के लिए है, सेम रहेगा। लेकिन जब ये डबली है तो क्या चेंज आएगा, आपको इसमें ऐड करना होगा प्लस। अब बात आती है कंप्रेसिव फोर्स जो स्टील प्रोवाइड की है कंप्रेसिव एरिया में, उसमें कितना होगा, उसमें होगा FSC माइनस 0.45 FCK
इंटू ASC इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कितनी होगी, D माइनस D डैश। ये होगा आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया। ये किसके लिए है, एक कंप्रेशन के लिए है। एक होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 0.87 Fy इंटू AST इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। ठीक है, आपके पास दो फॉर्मूले पता लग गए हैं आपको। ये कब कब लगेंगे, जब अंडर ओवर में जो वेरिएशन होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट मोर कॉपी के अकॉर्डिंग, यदि आपका कंप्रेशन में है तो आपका टेंशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यदि आपका ओवर है तो आपका ये लगाएंगे कंप्रेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यदि किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है गाइस। ठीक है, देखो एक छोटी सी बात बताता हूं। ये आपका एक कंक्रीट का ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या आपका एक कंक्रीट का ब्लॉक है। आपने इसमें बार प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, कंक्रीट का रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसके अंतर्गत आपने टेंसाइल एरिया में बार प्रोवाइड किया हुआ है और ये आपका एक न्यूटन एक्सिस हो गया। ठीक है, तो देखो क्या होता है स्टार्टिंग में, ये यहां से यहां तक परवलय होता है, उसके बाद रेक्टेंगुलर होता चल जाता है। ठीक है, ये कौन सी है स्टेज, ये है आपकी इलास्टिक स्टेज, इसको बोलते हैं इलास्टिक। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फॉर इलास्टिक स्टेज स्टार्टिंग में रेक्टेंगुलर होता है फिर क्या पैराबोला होता है। देखो गाइस, स्टार्टिंग में क्या होता है, ये पैराबोला होता है। इलास्टिक स्टेज की बात करूंगा तो ठीक है, ये पैराबोला होता है। और जब मैं अल्टीमेट स्टेज की बात करूंगा तो कुछ टाइम तक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, उसके बाद पैराबोला होता है। कुछ टाइम तक स्ट्रेट लाइन होता है, उसके बाद पैराबोला होता है। इसको लिख लीजिए आप, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद पैराबोला होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर से पैराबोला होने के बाद एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एट न्यूट्रल एक्सिस तक क्या होता है, पैराबोला होता है, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर बन जाता है। ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं हम अल्टीमेट स्टेज। अल्टीमेट स्टेज तो गाइस ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फॉर इलास्टिक स्टेज के लिए स्टार्टिंग में पैराबोला होता है या फिर स्ट्रेट लाइन होते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। अल्टीमेट स्टेज में पहले पैराबोला होता है फिर पहले लाइनिंग आती है, तो ये आपको याद रखना है। अल्टीमेट स्टेज में पहले स्ट्रेट लाइन होती है, उसके बाद पैराबोला बनता है, और इलास्टिक स्टेज में पैराबोला बनता है फिर रेक्टेंगुलर बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आगे चले। देखो भाई क्वेश्चन लेके चलते हैं, थोड़ा कंसेप्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन भी नहीं है लेकिन क्या है, कंसेप्ट से थोड़ा कहीं ना कहीं रिलेटेड है। देखो क्या कहता है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर बीम है और आपको टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, मैं यहां ले रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर बीम है आपके पास। इस रेक्टेंगुलर बीम में आपको टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स समझते हो, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है, विदाउट कंसिडर फाल्सली सेफ्टी फैक्टर, विदाउट
कंसिडरिंग पार्शली सेफ्टी ऑफ फैक्टर, यानी कि जब हम पार्शली सेफ्टी ऑफ फैक्टर का यूज ना करें तब टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो क्वेश्चन क्या हुआ है, यदि मैं बात करूं एक रेक्टेंगुलर बीम के लिए टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, तो आपने अभी अभी निकाला था टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK B इंटू XU, ये निकाला था सिंगली के लिए चल रहा है ना, ये निकाला था अभी अभी, ये निकाला था ना 0.36 FCK B इंटू XU। ये कब था? इसमें यूज कर लिया था मैंने सेफ्टी ऑफ फैक्टर, इसमें यूज कर लिया था पार्शियली सेफ्टी ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है अच्छा कब यूज किया था, पता नहीं चलता क्या? देखो आप तो कुछ समझ में भी नहीं हो। इस तरीके से बनवाया था कुछ स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा था। यहां पे मैंने लिया था 0.45 FCK, ये लिया था ना, हाँ पिछला पेपर से पलटिए 2-4 आपको दिखाई देगा 0.45 FCK लिखा हुआ था। ये 0.45 FCK क्यों लिखा मैंने, किसी ने पूछा क्यों लिखा? ये डिजाइन स्ट्रेंथ होती है स्टील की, ठीक है। कब निकली थी? पार्शियली सेफ्टी ऑफ फैक्टर से डिवाइड करके आई थी, यानी कि जब मैंने उसको डिवाइड किया था उससे तो मैंने कहीं ना कहीं उसको पार्शियली सेफ्टी ऑफ फैक्टर को यूज कर लिया था, है ना। तो उसमें कंसीडर कर लिया था विद कंसीडरिंग पार्शियली सेफ्टी ऑफ फैक्टर टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना आया था 0.36 FCK B इंटू XU। और जब मैं विदाउट कंसीडरिंग करूंगा, जब मैं नहीं मानूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे ये नहीं लेना है 0.67 लेना है, फिर अब मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए पूछ रहा है कितना होगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स। बताओ कितना होगा इसके लिए? ये था, ये बी था, ये टोटल बी माना था, ये XU था, ये स्मॉल डी था, ये था ना, कुछ ऐसा था। देखो टोटल कंप्रेसिव फोर्स जब मैंने निकाला था तो मैंने C=C1 + C2 किया था। तो C1 जब मैंने निकाला था तो क्या लिया था 0.45 FCK लिया था, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा 0.67 FCK इंटू AB ए की वैल्यू कितनी थी 3/7 XU इंटू B। ये समझ में नहीं आता क्या कैसे निकालते हैं? समझ में नहीं आता क्या? देखो क्या होगा, C1 क्या होगा, इसके लिए C1 होगा और इसके लिए C2 होगा, इसके लिए C1 होगा, इसके लिए C2 होगा। यहाँ तक क्लियर होगा? यहाँ तक क्लियर। C1 कैसे निकालूंगा? टोटल कंप्रेसिव फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो ये क्या है? ये स्ट्रेस ही तो है, ये क्या है? ये एरिया ही तो है, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कितनी है 0.67 FCK। एरिया कितना होगा इसका? एरिया होगा इसका दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी A इंटू B। ये क्या है आपका? इसकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो बी कितनी है? ये डिस्टेंस है, ठीक है। और कहाँ पे वर्क करेगा? इसके हाफ पे वर्क करेगा, ठीक है। B इंटू ए भी हो जाएगा, ये समझ में आ गया। बात आती है C2 की। C2 क्या होगा? C2 किसी में से निकलेगा 0.67 FCK, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेस। इसका एरिया क्या होगा? 2/3 पे वर्क करेगा पैराबोला का, है ना। 2/3 फिर कितना आएगा 4/7 FCK 4/7 XU इंटू B। ये आपका C2 निकल के आ जाएगा। अभी समझाया था मैंने तुमको, ठीक है। और जब आप दोनों को ऐड कर दोगे, करोगे यानी कि क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका C = 0.67 FCK 3/7 XU इंटू B प्लस 0.67 FCK मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई XU इंटू B। जब आप दोनों की कैलकुलेशन करोगे और कैलकुलेशन करने के बाद जब इनको एडिंग करके आएगा
तो वो आएगा आपका 0.54 FCK B इंटू XU। ठीक है, तो गाइज आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, विद कंसिडरिंग पार्शियली सेफ्टी ऑफ फैक्टर टोटल कंप्रेसिव फोर्स दिस, विदाउट कंसिडरिंग दिस, और विद कंसिडरिंग में 0.36 आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? समझ में आया? जिसकी समझ में नहीं आया है कुछ नहीं करना है आपको, बस वहां पे पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर यहाँ 0.67 लेना है, 0.45 की जगह आपको फेस कोड करते हुए चले जाना, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी है। पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन धुरवा नहीं रहता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि वो क्या होता है, खुद नहीं पढ़ते। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग भी बहुत मेहनत से पढ़िएगा। ठीक है, यदि किसी को कोई कंसेप्ट में, किसी डेरिवेशन में या फिर किसी न्यूमेरिकल पोर्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, मुझे बता दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है मुझसे, मुझे बताना है कि सर मेरे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। टेक्निकल का कोई सा भी सब्जेक्ट, ये नहीं आरसीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आरसीसी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती तो आप बेशक पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे सर्वे हुआ, स्टील स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, हाइड्रोलिक्स हुआ, ठीक है, ये भी और सब्जेक्ट है जो कराने वाला हूँ इनके बाद। ठीक है, यदि आप ये लोग मतलब तैयारी वगैरह कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सोइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग की जर्नी है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे चले। ठीक है, देखो गाइस क्या होता है, जो कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेशन स्टील, कंप्रेशन स्टील जो होती है वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है, और स्ट्रेस माइल्ड स्टील में। ठीक है, और माइल्ड स्टील कैसे पता लगाया जाए? ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, कंप्रेशन स्टील की बात करता हूं तो उसमें जो स्ट्रेस होते हैं माइल्ड स्टील पे डिपेंड करती है, और माइल्ड स्टील कंक्रीट ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि कंप्रेशन जो स्टील होती है सीधे सीधे ग्रेड ऑफ स्टील पे निर्भर करती है। ठीक है, और HYSD बार की बात करता हूँ, HYSD बार की बात करता हूँ, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करती है? डी अपॉन डी, डी डैश अपॉन डी पर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू होती है 0.005 से 0.2 के बीच में होती है, यहाँ तक वैरी करती है इसकी वैल्यू। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कंक्रीट का जो ग्रेड होता है, जो कंप्रेशन जो स्टील होती है कंक्रीट के ग्रेड पर निर्भर करती है या फिर स्टील ग्रेड पर निर्भर करती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो गाइस ये उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उतार लिया गाइस। तो गाइस आप मेरे लेक्चर को मतलब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नए नए अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है गाइज, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू।